हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में हम ब्लैक ऑपरेंट मॉडल पढ़ रहे थे। ब्लैक ऑपरेंट मॉडल के बारे में हमने पढ़ा और इसकी मैकेनिज्म पढ़ी, और इसकी मैकेनिज्म में जो सिस्टम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंड्यूसिबल सिस्टम पढ़ा था। इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है रिप्रेसिबल सिस्टम। जीन कंट्रोल का दूसरा मैकेनिज्म जो आज हम पढ़ेंगे वो है रिप्रेसिबल सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में बायोसिंथेटिक सिस्टम के लास्ट प्रोडक्ट को बाहर से ऐड करने पर बायोसिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम का डिप्रेशन होता है। इस टाइप के एंजाइम रिप्रेसिबल एंजाइम तथा इस प्रकार के सिस्टम को रिप्रेसिबल सिस्टम कहा जाता है। अर्थात एंजाइम की सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट द्वारा भी इनहिबिट की जाती है। जैसे ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन सिंथेटिक एंजाइम के ट्रिप्टोफैन के द्वारा इनहिबिट किया जाना। ट्रिप्टोफैन सिंथेटिक एंजाइम बैक्टीरिया में तब बनता है जब बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन फ्री मीडियम में ग्रो किया जाता है। अमीनो एसिड हिस्टीडाइन भी रिप्रेशन का कार्य कर सकता है। यह प्रक्रिया एंजाइम रिप्रेशन कहलाती है। फीडबैक इनहिबिशन, जिस प्रकार जो लास्ट प्रोडक्ट बना वो भी रिएक्शन को रोक दे तो फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। तो ये वाला सिस्टम है रिप्रेसिबल सिस्टम। रिप्रेसिबल सिस्टम में रेगुलेटर जीन द्वारा एक प्रोटीन बनती है जो इनएक्टिव रिप्रेसर है, जिसे एपोरिप्रेसर भी कहते हैं। यह एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर से बाइंड करके वो एक्टिव हो जाता है। जो प्रोटीन बनी वो तो इनएक्टिव फॉर्म में है, और लेकिन ये को रिप्रेसर से मिलकर क्या बन जाती है, एक्टिव हो जाती है। इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। व्हेन कोरिप्रेसर एब्सेंट, जब कोरिप्रेसर एब्सेंट हो तो ये किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है, कैसे ये प्रोसेस रन होता है। जब कोरिप्रेसर एब्सेंट होता है तब इनएक्टिव एपोरिप्रेसर ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब कोरिप्रेसर प्रेजेंट नहीं होगा तो इनएक्टिव ही रहेगा। इनएक्टिव फॉर्म में बना हुआ है, इनएक्टिव ही रहेगा। अतः ऑपरेटर जीन ब्लॉक नहीं होता तथा स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके मैकेनिज्म को हम डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो जैसे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जो रिप्रेसर जीन है, इसने एमआरएनए ट्रांसक्राइब किया, रिप्रेसर प्रोटीन बनी जो इनएक्टिव है, और जब को रिप्रेसर की एब्सेंस में ये इनएक्टिव ही रहेगा। और जब ये इनएक्टिव रहेगा तो ये इनएक्टिव जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑपरेटर से बाइंड ना कर जाने पाने का मतलब ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं अपने अपने एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करेंगे। इन्होंने अपना एमआरएनए ट्रांसक्राइब किया, 1 2 3 4 ने एमआरएनए बने, और इन तीनों एमआरएनए ने अपनी अपनी प्रोटीन का संश्लेषण किया। यानी कि तीनों मतलब जो एंजाइम्स की आवश्यकता है या जिस प्रोटीन की आवश्यकता है वो उन्होंने बनाई। तो जब को रिप्रेसर प्रेजेंट होता है ऐसी कंडीशन में जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है, क्योंकि वो को रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर पाती, और को रिप्रेसर से ना मिलने के कारण ही वो ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाती, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। और इसके इनएक्टिव फॉर्म में रहने का मतलब ये कि ऑपरेटर का ग्रीन सिग्नल पाकर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़कर जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं इस आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में तीनों प्रकार के एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, और ये सारे एमआरएनए अपनी अपनी प्रोटीन का एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। इसको यदि हम एरो वाइज इसको समझना चाहें तो रेगुलेटर जीन ने पहले बनाई इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, जो इनएक्टिव होने के कारण नो ब्लॉकिंग ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर पाती है, और एमआरएनए स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्राइब होता है, और एंजाइम की सिंथेसिस होती है, एंजाइम सिंथेसिस टेक प्लेस।
अब देखते हैं व्हेन कोरिप्रेसर प्रेजेंट। जब कोरिप्रेसर प्रेजेंट होता है तो ये प्रोसेस किस प्रकार होता है। जब कोरिप्रेसर प्रेजेंट होता है तब एपोरिप्रेसर से बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्टिव हो जाता है। कि जब कोरिप्रेसर प्रेजेंट होगा तो जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी इससे मिलकर वो उसको एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने के बाद वो ऑपरेटर को ब्लॉक करेगी, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगी, जिससे स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते हैं और ना ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है और ना ही ट्रांसलेशन होता है। कोरिप्रेसर से स्ट्रक्चरल जीन द्वारा किए गए एंजाइम में से कोई मतलब जो कोरिप्रेसर स्ट्रक्चरल जीन द्वारा जो बनाए हुए एंजाइम में से कोई भी एक हो सकता है। जो कोरिप्रेसर जो होता है स्ट्रक्चरल जीन द्वारा जो बनाए हुए एंजाइम में से ही कोई भी हो सकता है। जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में बनता है वही उसको कोरिप्रेसर का काम कर सकता है। कुछ केसेस में स्ट्रक्चरल जीन द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट उपयोग में नहीं आता और वह भारी मात्रा में इकट्ठा होने लगता है और उस प्रोडक्शन को बंद कर देता है। इस मैकेनिज्म को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो जैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन है, जो रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर जीन द्वारा एमआरएनए बनाया गया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया गया। क्योंकि ये अब ये कोरिप्रेसर प्रेजेंट था तो ये रिप्रेसर प्रोटीन और कोरिप्रेसर दोनों ही मिलकर एक्टिव हो जाते हैं और ये एक्टिव प्रोटीन जो होती है ऑपरेटर को ब्लॉक कर देती है। ऑपरेटर के ब्लॉक होने का मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पाता और आरएनए पॉलीमरेज के आगे ना बढ़ने के कारण ही ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन हैं जितने भी हैं वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते और ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। तीनों प्रकार के एमआरएनए का निर्माण नहीं होता और ना ही एंजाइम्स का निर्माण होता है। तो ये ऐसा कंडीशन तब होती है जब कोरिप्रेसर प्रेजेंट होता है और ये कोरिप्रेसर प्रेजेंट जो होता है वो उसको रिप्रेसर प्रोटीन से मिलकर उसको एक्टिव बना देता है और एक्टिव होने के कारण वो ऑपरेटर को ब्लॉक कर पाती है। ऑपरेटर को ब्लॉक कर आने का मतलब यह है कि ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का नहीं होना। इसको भी यदि हम एरो वाइज देखें तो रेगुलेटर जीन ने इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाई और ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है वो को रिप्रेसर से मिलकर एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में चेंज हो गई। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में चेंज होने के बाद इसने ऑपरेटर जीन को ब्लॉक किया, इससे बाइंड करके उसको ब्लॉक कर दिया। इसलिए नो एमआरएनए ट्रांसक्राइब बाय स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन द्वारा आरएनए नहीं बने और आरएनए नहीं बनने के कारण एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हुई, एंजाइम का निर्माण नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी मैकेनिज्म हुई जिसमें रिप्रेसिबल सिस्टम था। एक बार कोरिप्रेसर प्रेजेंट था, एक बार कोरिप्रेसर एब्सेंट था। कोरिप्रेसर एब्सेंट होने से क्या होता है, क्रिया होती है और कोरिप्रेसर के प्रेजेंट होने से क्रिया नहीं होती, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता। तो इस प्रकार हमने लैकॉप्टन मॉडल पढ़ा जीन रेगुलेशन का, किस प्रकार जीन रेगुलेट होते हैं। इसके बाद आज हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, की प्रॉपर्टीज क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो प्रोटीन क्या है, द टर्म प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मीनिंग प्राइमरी और होल्डिंग फर्स्ट प्लेस मतलब प्रोटीन क्या है, जिसको जो प्रोटीज वर्ड से मिलकर बना हो, जिसका मीनिंग होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस या प्राइमरी। बर्जीलियस ने 1838 में सबसे पहले इन्हें प्रोटीन नाम से संबोधित किया। प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड हैं जो लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो प्रोटीन होता है उसकी जो यूनिट है वो है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक यूनिट होती है प्रोटीन। बॉडी में जितनी भी फॉर्मेशंस होती हैं बॉडी की, तो वो सब प्रोटीन से बिल्ट होती है। और एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है, जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो एंजाइम की प्रेजेंस में होती हैं, वो एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं मोस्टली।
और अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती हैं। यह सेल्स का स्ट्रक्चरल स्केलेटन बनाती हैं। यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण भाग का लगभग 14% होती हैं। यह लगभग न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में प्रेजेंट होती हैं तथा हेरिडिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं, स्टोन और नॉन प्रोटीन होती हैं, जो क्रोमोसोम से लगी होती हैं। ऑर्गेनिज्म में होने वाली समस्त केमिकल रिएक्शन का जो रेगुलेशन होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। इस टाइप की प्रोटीन को एंजाइम्स कहते हैं। जैसे बताया कि सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं मोस्टली। कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं और बहुत से प्लांट में ये स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में भी होती हैं, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ के रूप में भी प्रोटीन पाई जाती है। इसके यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो प्रोटीन होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कंपाउंड है। इसके साथ ही साथ कभी कभी इसमें फास्फोरस व सल्फर के अणु भी पाए जाते हैं। यह सभी लगभग निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। हम केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं इसका, तो जो केमिकल कंपोजिशन में इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर पाए जाएंगे और उनका एक अपना एक रेशियो होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में वो प्रेजेंट होंगे। जैसे कार्बन जो होता है 50 से 55% होता है, ऑक्सीजन 21 से 24% होती है, नाइट्रोजन 13 से 17% होती है, हाइड्रोजन 6 से 8% होती है, जबकि जो सल्फ़र है वो 2 से 7% तक हो सकती है। तो इस प्रकार प्रोटीन जो होता है हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस व सल्फ़र पाए जाते हैं इनके कंपोजिशन में। अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इसकी सिग्निफिकेंस की।